भाइयों और बहनों, मैंने सुना आज यहाँ बहुत जोर से बारिश हुई थी, फिर भी आप यहाँ बैठे हैं। मंच जल्दी जल्दी सुबह फिर से बनवाया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्री गुलाम अहमद मीर जी, श्री राजेश ठाकुर जी, श्री प्रदीप यादव जी, श्रीमती दीपिका पांडे जी, श्री बादल पत्रलेख जी, श्री इरफान अंसारी जी, श्री सुरेश पासवान जी, श्री दिनेश यादव जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। जोहार झारखंड, बाबा वैद्यनाथ जी की जय, बाबा वासुकीनाथ जी की जय। यहाँ से जो ये क्षेत्र है, यहाँ से मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आपने भी सुना होगा पंडित नेहरू जी की समय से, जब मोतिया डुमरिया गांव के एक कार्यकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, तो आपने एक कहानी सुनी होगी। सुनी है? क्या सुना है? कि पंडित जी को बुलाया था अपनी बेटी की शादी में। उस समय बहुत दिन लगते थे पत्र को पहुंचने में, तो पता नहीं वो पत्र पहुंचा था कि नहीं, लेकिन ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा था, तो सबने सोचा शायद पंडित जी आ रहे हैं। उस समय शायद पंडित जी नहीं आए, लेकिन आज मैं आ गई हूं उनकी जगह में, बहुत सालों बाद। इंदिरा जी के दिल में बाबा वैद्यनाथ जी के लिए बहुत श्रद्धा थी और आपके पूरे समुदाय के लिए बहुत श्रद्धा थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो एक बार मेरे माता पिता 10-15 दिन के लिए बाहर चले गए थे कहीं घूमने, तो मैं अपनी दादी जी के कमरे में सोती थी और रोज रात को वो मुझे सुलाने से पहले कहानी सुनाती थी। और उनकी एक सबसे उनको जो पसंद थी वो किताब थी, एक आदिवासी मछुआरे की कहानी थी, और हमको हर रोज रात को मुझे वो कहानी सुनाती थी। और सुनाते सुनाते मुझे आपकी संस्कृति के बारे में सिखाती थी। कहती थी कि किस तरह से आप पेड़ों के पौधों की एकदम अच्छी तरह से आप किस तरह से देखभाल करते हैं। बताती थी कि कैसे आपकी संस्कृति में जंगलों और नहरों और नदियों का आदर होता है। बताती थी कि कैसे आप जिस तरह पूजते हैं पूरी प्रकृति को, और जिस तरह से आप प्रकृति को कभी खराब नहीं करते, हमेशा उसका देखभाल, उसका रखवाला करते हैं, ये समझाती थी। और मुझे लगता था उस समय जब मैं छोटी थी कि उनके दिल में आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। बड़ी हुई तो समझ में आई और भी बातें, और देखा कि दादी जी जो भी जब आदिवासी क्षेत्रों में जाती थी, जो भी आप लोग देते थे उन्हें, कोई एक टोकरा देता था, कोई कुछ हाथों से बना के आपकी हस्तकला से कुछ सुंदर सा बना के देता था, सारी चीजें वो अच्छी तरह से सजा के अपने घर में रखती थी। आज भी उनका घर एक म्यूजियम बना है। आज भी अगर उस घर में जाएं तो आपको उनके कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी श्रद्धा थी उनके दिल में आपके लिए। तो उन्होंने बचपन में हमें ये सब चीजें सिखाई, लेकिन इसके साथ साथ ये जो उनकी श्रद्धा थी पूरे आदिवासी समाज के लिए, वो श्रद्धा कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भी आपको प्रकट होती है, वो दिखती है। तो इंदिरा जी ने जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको मजबूत तरह से दिया। जमीन के पट्टे और जंगल पे जो अधिकार हैं उन्होंने ही मजबूत बनाए। आपका तो वैसे भी जो इतिहास है उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए, पूरा देश का गौरव है। सिद्धो कान्हो, चांद बैरो जी और तिलका मांझी जैसे महान नेता यहीं से उभरे हैं।
मैं उन सभी आदिवासी नायकों को प्रणाम करती हूं और आपका इतिहास जो है उससे प्रेरणा लेती हूं। हमारी जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमेशा आपको मजबूत बनाने वाली नीतियां रही हैं। लेकिन आज जो देश में सरकार है भाजपा की, वो ठीक तरह से ना आपको पहचानती है और ना आपके लिए ठीक नीतियां बनाती है। आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है देश में। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहां चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। लेकिन आपका समाज, आदिवासी शक्ति इतनी मजबूत है, आप में इतना गर्व है, आप में इतनी शक्ति है कि आज देखिए कल्पना जी हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही हैं, शेरनी की तरह अभी आने वाली हैं। शेरनी की तरह सब मुसीबतों का सामना करते हुए वो उभर गई हैं और आगे आई हैं। आपके बीच हर जगह जाकर हेमंत जी की बात पहुंचा रही हैं और हमारे जो पूरे इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम हैं उनके बारे में बता रही हैं। मैं उनको अपनी छोटी बहन मानती हूं और नारी शक्ति की प्रतीक मानती हूं। जब जब मैं उनको देखती हूं मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होता है। सोचिए, आज तक उन्होंने राजनीति नहीं की थी, आज तक बच्चों का देखभाल कर रही थी घर पे। अचानक उनके पति को जेल में डाला जाता है, घबराती नहीं है, हिम्मत नहीं हारती, घर पे बैठ के रोती नहीं है, उठ के अपने पति की लड़ाई, अपनी समाज की लड़ाई आगे बढ़ाती हैं और हिम्मत से लड़ रही हैं। तो आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए कि आपके आदिवासी समाज की शक्ति आज उनमें दिख रही है। देखिए आज देश के क्या हालात हैं। एक ऐसी सरकार है देश में जो आपका आदर नहीं करती। इसका मिसाल यही है कि आपके मुख्यमंत्री जी को चुनाव से एकदम पहले उन्होंने जेल में डाल दिया है। लेकिन एक और बड़ा मिसाल है कि इनके नेता जगह जगह जाके ये कह रहे हैं कि अगर इनको पूरी बहुमत से जिताया जाएगा तो संविधान को बदल डालेंगे। इस संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, इस संविधान ने आपको अपने जंगलों पे, जल पे, जमीन पे हक दिया है। इस संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है और इस संविधान ने आपको आरक्षण दिया है। जब भाजपा के नेता इसको बदलने की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है, क्यों की है ये बात, इसको गहराई में समझने की जरूरत है। शुरू में इनके कुछ प्रत्याशियों ने ऐसा कह दिया अपने अपने संसदीय क्षेत्र में या जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां से ऐसा कह दिया कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल डालेंगे। ऐसी बातें 9-10 जगहों से इन्होंने कही। उसके बाद इनको लगा कि इसको कहने से, इतनी खुली तरह से कहने से शायद नुकसान ना हो जाए, तो मोदी जी चुनाव के मंचों पर आकर मना करने लगे कि नहीं नहीं, हम संविधान को नहीं बदलेंगे। लेकिन मोदी जी ने खुद ही इन लोगों को कहा होगा कि जाकर कहिए कि संविधान बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी की पार्टी में उनकी इजाजत की
बिना इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। तो पहले इन्होंने भेजा लोगों को कि ये बात फैला दो, फिर डर लगने लग गया कि जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी क्योंकि इसमें आरक्षण की बात है, तो फिर बात पलटने लग गए। लेकिन हमने बहुत बार देखा है पिछले 10 सालों में कि जो बातें इन्होंने की है, इस तरह से जिनका शुरुआत इन्होंने किया है कि किसी से कहलवा दिया और पहले मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और फिर जब इनको बहुमत मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, तो वही काम करने निकलते हैं। तो हमें भरोसा नहीं है भाइयों और बहनों, इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। इनकी बातें आज बहुत हल्की हो चुकी हैं। अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये संविधान को बदल डालेंगे, ये आपके आरक्षणों को कमजोर करेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। क्योंकि 10 सालों में इन्होंने लोकतंत्र को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश की है। कैसे? इन्होंने संसद को कमजोर किया। जहां पहले जब कानून बनते थे तो सबकी चर्चा होती थी, विपक्ष के दल के साथ चर्चा होती थी, बहस होती थी, वो सारे तमाम बहस बंद कर दिए। इन्होंने अपने पूरे विपक्ष पर बहुत जोरदार आक्रमण किया। यहां आपने देखा हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, उनपे मुकदमे डाल दिए। राहुल गांधी जी पे कई प्रदेशों में अलग अलग मुकदमे डाले गए, उनको संसद से निकाल दिया गया, उनको अपने घर से भी निकाल दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी जेल में डाल दिया गया, उन पर भी मुकदमे डाले गए, और कांग्रेस पार्टी के खातों को भी बंद कर दिया। इसके साथ साथ न्यायपालिकों पर भी आक्रमण किया, उनको कमजोर करने का काम किया। और आज जितनी भी देश की मीडिया, टीवी के चैनल आप देखते हैं, उन सब को इनके खरबपति मित्रों ने खरीद डाला है। तो आज इस देश में लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए सिर्फ जनता है और कुछ विपक्ष के नेता हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ भी हो जाएगा, हम इनको संविधान बदलने नहीं देंगे, आपके आरक्षणों को कमजोर नहीं होने देंगे, आपके अधिकारों को कमजोर नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक हमारे सारे नेताओं ने आपको मजबूत करने का काम किया है। आपकी संस्कृति को बचाने की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कल्पना जी आ गई हैं। जल, जंगल और जमीन पर जो आपके अधिकार हैं, उनकी रक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आजा इधर आजा, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। मैं इनको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। सब नेताओं से मुझे सबसे ज्यादा पसंद कल्पना जी हैं। मैं कह रही थी कि जो जल, जंगल और जमीन पर आपके अधिकार हैं, इनको बचाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। आज भाजपा के नेताओं और इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों की नजर आप ही के जल, जंगल, जमीन पे है। एसपीटी और सीएनटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की इच्छा है। आपने खुद यहां देखा कि आपकी जमीन, आपका पानी प्रधानमंत्री जी के बड़े खरबपति मित्र अडानी जी को दे दिए गए, और आपको न नौकरी मिली उन कारखानों से और न बिजली मिलती है। सारी बिजली विदेश जाती है, आपको नहीं मिलती। ये है भाजपा की नीतियां। आज इन्होंने
पूरे देश के विपक्ष पे हमला किया हुआ है, पूरी देश की मीडिया पे कब्जा किया हुआ है, ताकि आपको इनकी सच्चाई ना पता चले। इनकी सच्चाई क्या है? इनकी सच्चाई ये है कि पूरे देश में जितनी भी इनकी नीतियां हैं, सब इनके बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। जिस तरह से यहाँ पे से आपकी जमीनें ली, आपको मुआवजा ठीक ढंग से नहीं दिया, यहाँ पे बड़े बड़े खरबपतियों का खूब फायदा हुआ, लेकिन आपका फायदा नहीं हुआ। इस तरह से पूरे देश में कर रहे हैं। देश के कोयले के खदान, देश की बिजली, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, सारे अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिए गए हैं। ये लोग कर्ज माफ करते हैं अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के। 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं इन्होंने सिर्फ 22-23 बड़े बड़े खरबपतियों के, और देश के किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। आज देश का गरीब, देश का किसान, देश की पूरी मिडिल क्लास महंगाई से जूझ रही है। आज किसान खेती करने जाता है तो खेती के हर सामान पे जीएसटी लगता है। हर सामान महंगा हो गया है। खेती से कमाई नहीं हो पाती, कर्ज लेना पड़ता है, नुकसान होता है, बारिश आती है, ओले पड़ते हैं, बाढ़ आती है तो मुआवजा तक समय पे नहीं मिलता, आपकी उपज का सही दाम भी नहीं मिलता। ये परिस्थितियां बन गई हैं कि तमाम देश में तमाम किसान कर्ज लेकर न चुकाने पाने से आत्महत्या कर लेते हैं। कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। आज किसान को अपनी बेटी की शादी करानी हो, अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो कर्ज लेना पड़ता है। खेती में नुकसान हो गया तो नई खेती करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। खाद समय पे नहीं मिलता, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, हर चीज महंगाई से दबी हुई है, कमाना मुश्किल हो गया है। इसी तरह से मेरी बहनें आज दुकान जाती हैं तो आधी चीजें खरीद नहीं पाती। घर पे कोई बीमार पड़ जाता है या कुछ नुकसान हो जाता है किसी वजह से, 2-3 दिहाड़ियां नहीं मिलती तो कोई भूखा रह जाता है घर पे। और आदिवासी समाज के लिए तो और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। आप इसका सामना कर नहीं पा रहे हैं। अगले दिन को किस तरह से आप निकालेंगे, किस तरह से आप अपने जीवन का सामना करेंगे, इसके बारे में मोदी जी और उनके बड़े बड़े नेताओं को कुछ नहीं मालूम। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो बाहर के हैं, दिल्ली में ही रहते हैं हमेशा पूरे समय। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, दिल्ली में एक बड़ा होटल है ताज होटल, उसी के चेंबर में रहते हैं हमेशा। वहीं पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े खरबपतियों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन यहां आपके बीच नहीं आते। ये आप जानते हैं। देखिए, जो जनता से कट चुका है वो जनता का भला नहीं कर सकता। आज मोदी जी भी और यहाँ के प्रत्याशी भी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो जनता से कट गए हैं। उन सब का अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है, आपके बीच आते नहीं हैं। मोदी जी का अपना संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उसमें एक गांव के अंदर नहीं जाते। एक